बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। चूंकि जैसे हमने एजीटीए के लिए जी जान लगा दी थी, ऐसे ही आपके लिए शिक्षक सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं। डेली आपकी शाम को या रात को 9 बजे सीरीज चलेगी, जिसमें आपके एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके करवाए जाएंगे। शिक्षक सीरीज एग्रीकल्चर या कृषि के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका यूपीएलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, राजस्थान आरपीएससी व्याख्याता हो गया, एमपी वर्ग 1 हो गया, है ना। तो डेली आपको शाम को 9 बजे या रात 9 बजे आ जाना है आपके किसके लिए, शिक्षक सीरीज के लिए, है ना। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला सेशन है। पहला सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बच्चों 2 अक्टूबर को होने वाला है हमारे एप्लीकेशन पर स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट किस पर होगा, चूंकि बच्चों अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, तो विजन बैंकर्स एकेडमी एक्चुअल में क्या है कि प्ले स्टोर पर जो ऐप आ रहा है वो विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से आ रहा है, ठीक है। जबकि जो उसका अपीयरेंस है वो विजन एग्रीकल्चर एकेडमी, एक्चुअल में क्या है, विजन एग्री एकेडमी के नाम से ऐप नहीं मिला, तो विजन एग्रीकल्चर एकेडमी मुझे करना पड़ा, ठीक है। तो ये ऐप का नाम है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलने वाला है फर्स्ट प्राइस फुल कोर्स प्लस प्रिंटेड बुक, सेकेंड प्राइस फुल कोर्स, थर्ड प्राइस आपका 80% डिस्काउंट है, ठीक है। तो जल्दी से एनरोल कर लेना विजन बैंकर्स एकेडमी, जो कि विजन एग्रीकल्चर एकेडमी, जो कि नेम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। संपूर्ण कृषि ब्रह्मास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भैया कृषि का ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। जैसे एजीटीए में 10,000 प्रश्न लेकर आए थे ना, ऐसे ही आपका सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये केवल एग्रीकल्चर का टीजीटी पीजीटी नहीं, शिक्षक ही नहीं, कोई सी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपको मिलने वाले 15,000 प्लस एग्रीकल्चर एमसीक्यू, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। हाइलाइट्स क्या है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लासेस हैं, इसमें आपकी क्लासेस भी मिलेगी और साथ ही साथ पीडीएफ और क्विज़ भी मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू क्लास, ऑब्जेक्टिव ई बुक मिलेगी आपको, क्लास नोट्स मिलेंगे, टेस्ट एंड क्विजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो विजन बैंकर्स एकेडमी है, ठीक है, विजन एग्रीकल्चर एकेडमी ऐप है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन ऐप में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में साथ आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए स्पेशल बैच हमारा आ चुका है। न्यू बैच, ऑनलाइन बैच 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें आपको मिलने वाले लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक प्लस पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट एंड डाउट सेशन, ठीक है। अभी आपका जो है 25% डिस्काउंट चल रहा है। यूज कूपन कोड UP250, है ना, 250। डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और एक कूपन कोड है बच्चों जो 2 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाला है, नवरात्रि, है ना। ये केवल आपका दशहरा तक 2 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाला है, जिसमें सीधा 50% का डिस्काउंट है। जो आपका 1999 का कोर्स है, 1999 वाला कोर्स है, वो मिलने वाला है आपको मात्र 999 में, है ना, मात्र 999 में आपको मिलने वाला है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना। सैकेरम स्पॉन्टेनियम एक है एनुअल वीड, वार्षिक खरपतवार, पेरेनियल वीड, 12मासी खरपतवार, बायएनुअल वीड, द्विवार्षिक खरपतवार, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, लिख दीजिए आंसर बच्चों। आपका अपना आंसर लिखिए, फिर मैं बताता हूं आपको, है ना। मैं बताऊं या आप लोग लिख रहे हैं? जल्दी से लिखिए, देर मत कीजिए, कहीं देर ना हो जाए, है ना, मैं ना बता दूं, ठीक है। तो बता दूं क्या, तो भैया आपका जो सैकेरम स्पॉन्टेनियम है, ठीक है,
सैकेरम स्पॉन्टेनियम, जिसे हम कांस के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं बच्चों? कांस के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये कैसा है बच्चों? आपका पेरेनियल, 12मासी खरपतवार है। कैसा है बच्चों? 12मासी खरपतवार है। अब बच्चों 12मासी खरपतवार में और कौन कौन से खरपतवार आ जाते हैं? लिख दो कमेंट में बच्चों, भर दो कमेंट को, है ना। तो यहां पर 12मासी जो आपका सैकेरम स्पॉन्टेनियम है, एक ऐसा है बच्चों 12मासी खरपतवार। ऐसे पौधे जो आपके 3 वर्ष या 2 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं, वो 12मासी कहलाते हैं। ठीक है, या आपके पेरिनियल कहलाते हैं। इसमें आपके आ जाते हैं 12मासी में आपका मोथा हो गया, है ना, लिख लेना, 12मासी खरपतवार है मोथा। साइप्रस रोटंडस, साइप्रस रोटंडस, मोथा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइप्रस रोटंडस। और कौन आ जाता है? दूब घास, दूब घास, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन एक ऐसा है आपका पेरेनियल खरपतवार है, या फिर कहें 12मासी खरपतवार है, दूब घास, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। झड़बेरी, जिजीफस रोटेंडिफोलिया, है ना, झड़बेरी। अगला लिख लो झड़बेरी, किसमें? आपका पेरेनियल में, झड़बेरी, झड़बेरी पेरेनियल में लिख लो। ये कैसा है आपका? पेरेनियल है, 12मासी है। ठीक है, अब बात करें बच्चों वार्षिक खरपतवार की, तो भैया वार्षिक में आ जाते बथुआ, बथुआ, हिरणखुरी, है ना, और गेहूंसा। ये कैसे आपके वार्षिक खरपतवार है, वार्षिक खरपतवार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बथुआ को चिनोपोडियम एल्बम बोलते हैं, है ना, गेहूंसा को फ्लेरिस माइनर बोलते हैं। ठीक, आगे बात करें आपके द्विवार्षिक, तो द्विवार्षिक में आपका जंगली गाजर, ठीक है, कासनी, जंगली गाजर, जंगली प्याज, कासनी। ठीक है, ये किस में आ जाते हैं? आपके द्विवार्षिक खरपतवार में आ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो सैकेरम स्पॉन्टेनियम, जंगली गन्ने को भी कहा जाता है भाई। सैकेरम स्पॉन्टेनियम किसे कहा जाता है बच्चों? जंगली गन्ने को भी कहा जाता है, सैकेरम स्पॉन्टेनियम। ठीक है, क्लियर है? देखो, अब देखो गन्ना में आपकी 3 प्रजातियां हैं जो कल्टीवेबल है या फिर कहें खेती योग्य है। कौन सी है बच्चों? एक तो नोबल गन्ना, उष्णकटिबंधीय गन्ना, जो कि आपका सैकेरम ऑप्सिनेरम के नाम से जाना जाता है। एचएफ क्लीमेंट, है ना, नोबेल गन्ना किसने दिया था? जल्दी से लिखो, कमेंट में लिख दो, नोबल गन्ना किसने दिया था? नोबेल गन्ना किसने दिया था? लिखो कमेंट में जल्दी से, नोबेल गन्ना किसने दिया था? नोबेल कैन। आप लोग गंदे बच्चे हो, लिखते नहीं हो, है ना। ठीक है, भारतीय गन्ना सैकेरम बर्बेरी, चीनी गन्ना सैकेरम सिनेंसिस। ठीक है, जंगली में आपका सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम रोबस्टम आ जाता है। एचएफ क्लीमेंट ने दिया था नोबेल कैन, है ना, किसने दिया था? एचएफ क्लीमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है पैराक्वाट एजा। पैराक्वाट एक है सिलेक्टिव हर्बिसाइड चयनात्मक शाकनाशी, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड गैर चयनात्मक शाकनाशी, नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड गैर चयनात्मक संपर्क शाकनाशी, एंड सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड चयनात्मक संपर्क शाकनाशी।
बताइए कि आपका जो पैराक्वेट है वो किस प्रकार का शाकनाशी है, किस प्रकार का शाकनाशी है। तो बच्चों जो पैराक्वेट है, एक तो बच्चों नॉन सिलेक्टिव है, क्या है बच्चों, गैर चयनात्मक है ना, क्या है, गैर चयनात्मक, मतलब ये कि ये किसी भी वनस्पति का चयन नहीं करता, आप छिड़काव कर दो, जो भी वनस्पति इसके संपर्क में आएगी ये मार देगा, है ना, ठीक है। ये मतलब बिना सिलेक्ट किए या फिर कहें ये खरपतवारों के साथ साथ आपकी फसलों को भी नष्ट करने की ताकत रखते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा आता है, पैराक्वेट। अब बच्चों कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या होगा बच्चों, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है बच्चों कि जितना भाग संपर्क में आएगा, है ना, मान के चलो कि ये पार्ट थोड़ा सा संपर्क में आया तो इसको भी मार देगा, मतलब आपका जो पैराक्वेट है ना बच्चों, ये नॉन सिलेक्टिव, मतलब बिना किसी फसल को चयन किए, बिना किसी खरपतवार को चयन किए सीधा शाकनाशी है, और भैया कॉन्टैक्ट जो भी इसके संपर्क में आएगा उसको मार देगा। तो ये गैर चयनात्मक संपर्क क्या है बच्चों, शाकनाशी या फिर कहें हर्बिसाइड है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चयनात्मक की बात करें तो मान के चलो कि आप एक कहें लेग्यूम या फिर कहें आपके घास कुल के जो खरपतवार है उनको मारने के लिए आए तो वो घास कुल के ही मारेगा, वो सिलेक्टिव है, मतलब जो निश्चित खरपतवार को मारे, है ना, वो सिलेक्टिव, ठीक। आगे देखिए बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, तो सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड होते हैं, एक फॉलेज। सॉइल अप्लाइड मतलब आपके जो है मिट्टी में डालने के लिए, है ना, जिनका प्रयोग हम डायरेक्टली या सीधे तौर पर मृदा में मिलाकर करते हैं, वो सॉइल अप्लाइड, जिसका प्रयोग या फिर कहें जिन खरपतवार नाशी को हम मृदा में डालते हैं वो सॉइल अप्लाइड है। फोलियर मतलब जिनको हम ऊपर से या फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं, या खरपतवार के ऊपर, या आपकी जो कैनोपी होती है या फिर कहें आपकी जो फसल होती है उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, वो कैसे हैं आपके फोलिएज अप्लाइड। तो देखिए सॉइल अप्लाइड की बात करें तो हर्बिसाइड एक्ट थ्रो रूट एंड अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ बीड्स, एग्जांपल फ्लूक्लोरल। मिट्टी में इस्तेमाल होने वाले शाकनाशी खरपतवार की जड़ों और अन्य भूमिगत भागों के माध्यम से कार्य करते, उदाहरण आपका फ्लूक्लोरल। इसको क्या है, ये आपका सॉइल अप्लाइड है। कैसा बच्चों, सॉइल अप्लाइड। आगे बात करें फॉलिएज अप्लाइड या फोलियर एप्लीकेशन वाला, हर्बिसाइड प्रीमियरली एक्टिव ऑन द प्लांट फॉलिएज, मतलब जो पत्तियां होती हैं, है ना, जो झाड़ होता है उस पर जो है एक्टिव रहते हैं। पत्तियों पर लगाए जाने वाले शाकनाशी मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों पर सक्रिय होते हैं, जैसे आपका ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, ये कैसे हैं बच्चों, आपके फोलियर अप्लाइड है, ठीक। फिर बात करें मोड ऑफ एक्शन, तो हमने बताया सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड वह हर्बिसाइड या वह खरपतवार जो किसी निश्चित फैमिली या निश्चित कुल के पौधों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और नॉन सिलेक्टिव मतलब कोई भी वनस्पति हो इनके संपर्क में आए उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, है ना। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करें, अ हर्बिसाइड इज कंसाइडर्ड एज अ सिलेक्टिव when is in a mixed growth of plant species, it kill some species without injuring the other। मतलब ये कहें ये कुछ ही या फिर कहें कुछ ही पौधों या कुछ ही प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है, सभी को नहीं, है ना। जैसे आपका एट्राजिन कैसा है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड, ठीक। चयनात्मक शाकनाशी एक शाकनाशी जो को चयनात्मक तब माना जाता है जब पौधे की प्रजातियों की मिश्रित वृद्धि में या दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ प्रजातियों को मार देता है, उदाहरण आपका एट्राजिन। नॉन सिलेक्टिव की बात करें तो भैया इसमें तो आपका कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी वनस्पति इसके संपर्क में आएगी उसको सबको खत्म कर देगा, मार देगा, है ना, तो वो नॉन सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड इट डिस्ट्रॉय मेजॉरिटी ऑफ ट्रीटेड वेजिटेशन, एग्जाम्पल पैराक्वेट। गैर चयनात्मक शाकनाशी यह उपचारित वनस्पति के अधिकांश भाग को नष्ट कर देता है, जैसे आपका पैराक्वेट, ठीक। अगला क्वेश्चन, फॉर सोइंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ टेट्राप्लॉयड बरसीम द रिक्वायरमेंट ऑफ सीड इज।
टेट्राप्लॉइड बरसीम के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए बीज की आवश्यकता है। कितना बीज चाहिए? 15 से 25 केजी, 25 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर, 35 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर, या 45 से 55 केजी प्रति हेक्टेयर। बताइए बच्चों, आपकी बीज दर कितनी चाहिए होती है आपके बरसीम या टेट्राप्लॉइड बरसीम के लिए? बताइए आंसर, ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर लिख दो, क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? बच्चों जल्दी से लिखो आंसर, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? टेट्राप्लॉइड बरसीम के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होगी? तो बच्चों वो होगी कितनी? 25 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी? 25 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल इंटरेक्शन एज, कृषि में की दृष्टि से लाभकारी अंतःक्रिया क्या है? राइजोबियम लेग्यूम, पक्सिनिया ग्रेमनेस, वीट, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, फ्रूट ट्री, और आपका इरिविनिया अमाइलोवोरा एप्पल, इरिविनिया अमाइलोवोरा सेब। यहां पर आपसे बेनिफिशियल या लाभकारी अंतःक्रिया पूछा गया, तो भाई बच्चों सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? लिख दिया करो बच्चों, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा ना, है ना, ऐसे काम नहीं चलने वाला, लिखना पड़ेगा। ए, बी, सी या फिर डी? पक्सिनिया ग्रेमनेस टिटिसी, नॉर्मली तने की रोली या फिर कहें स्टेम रस्ट लगता है इससे, है ना, पौधों में नुकसान पहुंचाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, फ्रूट ट्री, फलों वाले पौधों में नुकसान पहुंचाता है। इरिविनिया अमाइलोवोरा एप्पल में नुकसान पहुंचाता है। भैया राइजोबियम कल्चर लेग्यूम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, राइजोबियम और फलियां, आपका राइजोबियम और पल्सेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द ड्रिप इरिगेशन मेथड व्हेन कंपेयर्ड विथ कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन शेप्स, ड्रिप सिंचाई विधि की तुलना में सिंचाई की पारंपरिक विधि से करने पर की बचत होती है। कितने % पानी की बचत होती है? 90 से 100% पानी सिंचाई जल, 40 से 70, 10 से 30%, 30 से 70%। कितना पानी हमारा बचत होती है यदि हम ड्रिप सिंचाई से क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? प्यारे बच्चों आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज शिक्षक सीरीज चालू हो चुकी है, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। क्या होगा राइट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो लगभग 40 से 70%, कितना? 40 से 70% पानी की बचत होती है पारंपरिक विधियों की तुलना में। किससे? आपकी ड्रिप सिंचाई से। ठीक, अगला प्रश्न, वाटर यूज एफिशिएंसी कुछ फसलों की दे रखी है यहाँ पर, सतही सिंचाई से 60% पानी की बचत होती है, या फिर क्या उपयोग दक्षता है? बौछारी सिंचाई की 75% है, सर्ज सिंचाई की 85 से 90 है, और बूंद बूंद सिंचाई की 95% है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फॉर बार्ले क्रॉप नाउ फॉर बार्ले क्रॉप रो टू रो स्पेसिंग इज कैप्ट एट, जौ की फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है? 10 से 14 सेंटीमीटर, 15 से 19 सेंटीमीटर, 20 से 24 सेंटीमीटर, 25 से 29 सेंटीमीटर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जो हम जौ में दूरी रखते हैं वो कितनी रखी जाती है ना? बताओ जल्दी से, कितना रखते हैं? नॉर्मली गेहूं के समान रखते हैं, तो बताओ बच्चों कितना? 22.5 रखी जाती है पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 10 सेंटीमीटर रखी जाती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। रो टू रो कितनी रखी जाती है आपकी? 22.5। तो यहां पर देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? 20 से 24 सेंटीमीटर, है ना? तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है।
भैया बार्ले या जौ का जो है साइंटिफिक नेम बता दो। होर्डियम वल्गेयर, होर्डियम वल्गेयर। बीज दर कितनी होती है भैया? जौ की बीज दर कितनी होती है? लिखिए जल्दी से कमेंट में, जौ की बीज दर सीड रेट कितनी है? बार्ले की सीड रेट कितनी होती है? गेहूं के बराबर होती समथिंग, बताओ जल्दी से। जौ की बीज दर, जौ की बीज दर लगभग 80 से, देखो जौ के बारे में कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। सीड रेट है ना, बीज दर कितनी होती है बच्चों? 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। अब बताओ हस्कलेस या भूसी रहित किस्में कौन सी हैं? हस्कलेस या भूसी रहित किस्में कौन सी हैं? बार्ले की, जौ की। तो बच्चों एक तो डोलमा है, डोलमा का नाम सुना होगा आपने, डोलमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हिमानी है, हिमानी है, ठीक है। ये कैसी है? हस्कलेस या फिर कहें भूसी रहित किस्में, किसकी? जौ की, ठीक। अगला पॉइंट की बात करें तो जौ का प्रयोग किस लिए के लिए किया जाता है? जौ का प्रयोग किया जाता है आपका बियर बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, माल्ट उद्योग में, माल्ट उद्योग में, साथ में साथ आपके वॉर्न बीटा बनाने के लिए, वॉर्न बीटा बनाने के लिए, हॉर्लिक्स बनाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है किसका बच्चों? जौ का, ठीक। बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है माल्ट के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? माल्ट के लिए सबसे अच्छी किस्म, तो बच्चों वो है आपकी क्लीपर। माल्ट के लिए सबसे अच्छी जो किस्म मानी जाती है जौ की, वो कौन सी है बच्चों? क्लीपर है। कौन सी है बच्चों? क्लीपर, ठीक। क्लीपर और अंबर, क्लीपर और अंबर, क्लीपर और अंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए किसके बारे में? आपके जौ के, ठीक। तो फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति दूरी कितनी? 20 से 24 या फिर कहें 22.5 होती है, और प्लांट से प्लांट या पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ शुगर केन आर, गन्ने की खेती की जाने वाली प्रजातियों की संख्या है। कितनी प्रजातियों की खेती की जाती है गन्ने में? बताइए जल्दी से, कितनी जो है प्रजातियों की खेती की जाती है गन्ने में? सॉरी, एचएफ क्लीमेंट ने क्रॉप लॉगिंग दिया था शुगर केन में। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया है ना। क्रॉप लॉजिंग दिया था एचएफ क्लीमेंट ने, है ना। और आपका जो है नोवेल कैन, है ना, 3 प्रजातियां उगाई जाती हैं। नोवेल कैन, नोवेल गन्ना, जो कि टीएस वेंकट रमन ने दिया था। किसने? टीएस वेंकट रमन, थोड़ा सा स्किप हो गया। और आपके जो एचएफ क्लीमेंट है, इन्हें क्रॉप लॉजिंग दिया था, गन्ने से ही संबंधित ये भी है। क्रॉप लॉजिंग तो दिया था, गन्ने में जो न्यूट्रिएंट की कमी अधिकता होती है या इम्बैलेंस होता है, उसको दिया था एचएफ क्लीमेंट ने। और नोवेल गन्ना दिया था टीएस वेंकट रमन। दूसरी प्रजाति कौन सी उगाई जाती है बच्चों? भारतीय गन्ना, सैकेरम बर्बेरी। और तीसरी उगाई जाती है चीनी गन्ना, चाइनीज जो है शुगर केन, जो कि आपका सैकेरम सिनेंसिस के नाम से जाना जाता है, सैकेरम सिनेंसिस। तो 3 कितनी प्रजातियों की खेती की जाती है बच्चों? 3 प्रजातियों की। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सैकेरम आपका नोबेल या उष्णकटिबंधीय गन्ना, जो कि आपका भारत में उगाया, सैकेरम ऑप्सिनेरम। भारतीय गन्ना सैकेरम बर्बेरी। चीनी गन्ना सैकेरम सिनेंसिस। और बाकी जो 2 प्रजातियां हैं वो जंगली प्रजातियां हैं गन्ने की, जैसे आपका सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम रोबस्टम। ये कैसी हैं बच्चों? जंगली प्रजातियां। अगला प्रश्न, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर परसेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज, हवा की एक इकाई मात्रा में मौजूद नमी को कहा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता,
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पूर्ण आर्द्रता, या उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, कौन सी आर्द्रता कहोगे इसे, जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा राइट आंसर, इंतजार किया जा रहा है आपके आंसर का बच्चों, ए बी सी या फिर डी। देखिए पहले तो आप आर्द्रता को समझते हैं, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो मान के चलो एक आपके पास बाउल है या फिर कहें एक आपके पास टैंक है, मान के चलो ये इतना भरा हुआ है, इतना हमारा क्या है बच्चों, पानी से भरा हुआ है और ऊपर खाली है। तो हम कह सकते हैं एक इकाई आयतन वायुमंडल में जितना आपका भरा है और जितना खाली है, जितना हमें भरने की आवश्यकता है, ठीक है, जितने हमारे इकाई आयतन या वायुमंडल या वायु में जितनी नमी है और जितनी हमें संतृप्त करने के लिए या वायु को संतृप्त करने के लिए जितनी हमें नमी की आवश्यकता है, उसे तो कहते हैं आपका सापेक्ष आर्द्रता। तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा, है ना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता की बात करें तो नमी के साथ आपका शुष्क हवा का वजन, शुष्क वायु का जो इकाई आयतन का भार होता है ना, नमी के साथ शुष्क जो आपकी वायु है उसका जो इकाई आयतन होता है या आयतन या फिर कहें जो इकाई आयतन का जो भार होता है वो तो होती है विशिष्ट आर्द्रता। और हवा की एक इकाई मात्रा मौजूद नमी, मतलब ये कहें कि हवा है वायुमंडल है उसमें मौजूद जो इकाई आयतन में जो नमी है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी पूर्ण आर्द्रता। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन, एग्रोनॉमी इज अ साइंस ऑफ, कृषि विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित विज्ञान है। सॉइल मैनेजमेंट मृदा प्रबंधन से, फार्म मैनेजमेंट फार्म प्रबंधन से, क्रॉप प्रोटेक्शन फसल सुरक्षा से, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट फसल उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर कृषि विज्ञान या सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान नहीं बच्चों, सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो बच्चों फसल प्रबंधन से तो संबंधित है मृदा प्रबंधन। हमने पढ़ा है कि एग्रोनॉमी, एग्रो मीन्स होता है फील्ड और नॉमी मीन्स होता है प्रबंधन, मतलब क्षेत्र का प्रबंधन। उसमें हम देखो जुताई भी करते हैं, सिंचाई भी करते हैं, क्रॉप फसल भी लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम मिट्टी का भी प्रबंधन करते हैं, साथ में साथ किसका प्रबंधन करते हैं, आपका फसल का उत्पादन करते हैं। तो भैया फसल उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन से संबंधित है कौन, आपका एग्रोनॉमी। ऐसे क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर was the all India coordinated research project AICRP on sugar cane started। गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP किस वर्ष शुरू हुआ। 1955-56 में, 1934-35 में, 1970-71 में, 1980-82 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए राइट आंसर सही उत्तर क्या हुआ। कमेंट बॉक्स भर दो कमेंट बॉक्स को। बच्चों आपको बता दूं कि 1957 में पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ था किस पर, आपका मक्का पर। किस पर बच्चों, मक्का पर, है ना, मक्का पर, ठीक है। तो यहां पर देखो 1957 55-56 तो नहीं होगा, 1934-35 भी नहीं होगा क्योंकि इससे पहले तो शुरू ही नहीं हुआ था, है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है बच्चों वो हो जाता है 1970-71, है ना। क्या हो जाता है 1970-71। और 1970-71 में ड्राई लैंड पर जो है
ड्राई लैंड पर भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, या फिर कहें शुष्क भूमि खेती पर भी आपका अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू हुई थी। कब? 1970-71 में। और गन्ना पर भी आपकी अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई थी? 1970-71 में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है? मैंगो, आम का, टोमेटो का, या फिर कहें आलू का, या अंगूर का? बताइए राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा? लिख दो कमेंट में भैया, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो विश्व में उत्पादन होता है ना, वो आलू का होता है, पोटैटो। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, निम्नलिखित में से किस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंवला में, मैंगो में, आम में, एप्पल में, या नारंगी या संतरा में, ऑरेंज में? किस में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक पाया जाता है? किस में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। सर्वाधिक एस्कॉर्बिक एसिड किस फसल में पाया जाता है? किस फल में पाया जाता है? जल्दी से लिखो कमेंट में। आंवला, आंवला लिख रहे हैं वो सही है ना? जो आंवला लिख रहे हैं वो 100% सही है ना? तो आपका सबसे ज्यादा जो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है वो आंवला के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? आंवला में। आम में कौन सा एसिड पाया जाता है बताओ जल्दी से? आपका एप्पल में, सेब में कौन सा पाया जाता है? और ऑरेंज या फिर कहें आपका सिट्रस में कौन सा पाया जाता है? सिट्रस का बताओ जल्दी से, सिट्रस में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा? साइट्रिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड। आम में बताओ, आम में कौन सा एसिड पाया जाता? मैंगो में, मैंगो में कौन सा एसिड पाया जाता है? जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा ऐसे, मैंगो को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द स्टेम एबव द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज, केले में जमीन से ऊपर का तना कहलाता है? राइजोम, प्रकंद, स्यूडोस्टेम, या फिर कहें आपका सकर, या नन ऑफ दीज? तो बच्चों प्रकंद की बात करें, राइजोम की बात करें, तो ये अंडरग्राउंड क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत तने होते हैं। ठीक, कौन? आपके राइजोम, है ना? और सीडोमोनास, तो भैया केले में जमीन से ऊपर, या फिर कहें जो केले के या बनाना का जो तना होता है उसे सीडोस्टेम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता था? सीडोस्टेम। सकर्स की बात करें तो यह आपके अंडरग्राउंड और आपके भूमिगत तने होते हैं। ठीक है, जो कि आपके केले में क्या करते हैं? प्रोपगेशन, प्रवर्धन के काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ, फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी या अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए है बोरॉन, बी नाइट्रोजन, सी मोलिब्डेनम, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फूल गोभी में ब्राउनिंग या फिर कहें भूरापन किस कारण से होता है? तो बच्चों ये होता है आपका बोरॉन की कमी। किसकी कमी से होता है? आपका बोरॉन की कमी। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ बोरॉन, बोरॉन की कमी से होने वाला है। अब देखो कुछ आपके पोषक तत्वों की विषाक्तता व कमी, फूल गोभी की बटने नाइट्रोजन की कमी से होता है, तंबाकू की शीर्ष बीमारी बोरॉन की कमी से होता है, आम की पत्तियां झुलसना पोटेशियम की कमी से होता है, फूल गोभी की विप्टाइल मोलिब्डेनम की कमी से होता है, चावल का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, टमाटर का ब्लूसम एंड रॉट कैल्शियम की कमी से होता है, सेब में फलों का फटना बोरॉन की कमी से होता है,
आंवला का आंतरिक क्षय बोरॉन की कमी से होता है, गन्ने का पहाला ब्लाइट मैग्नीज की कमी से होता है, और जई का ग्रे स्पाइक मैग्नीज की कमी से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, डेपोग मेथड ऑफ राइस नर्सरी रेजिंग इन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, भारत में चावल की नर्सरी उगाने की डेपोग विधि कहां से शुरू हुई? जापान से, चीन से, या फिलीपाइन से, या फिर कहें यूएसए से? डेपोग विधि कहां से आई थी, किसने डेवलप की थी, ठीक है, और भारत में कहां से आई थी? बताओ जल्दी से आंसर, ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर लिख दो भाई, जल्दी से करेक्ट आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो जल्दी से। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो भैया ये आई थी आपकी फिलीपींस से। कहां से आई थी? फिलीपींस, IRRI मनीला फिलीपींस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेपोग विधि किसने डेवलप की थी? IRRI फिलीपींस मनीला द्वारा डेवलप की गई थी, है ना, मनीला द्वारा डेवलप की गई। अब इसकी खासियत क्या है बच्चों? ये चटाई या मैट नर्सरी भी कहते हैं। क्यों बच्चों? इसमें जो आपकी नर्सरी लगाई जाती है ना, कंक्रीट फर्श पर या पॉलिथीन सीट पर, या फिर कहें आपकी जो एक कह सकते हैं कि जो सीड बेड ट्रे होती है या सीड नर्सरी ट्रे होती है, उनके अंदर लगाई जाती है, और इसमें ऊपर से हल्का सा खाद डाला जाता है और फ्रीक्वेंटली बार बार इसे सिंचाई दी जाती है ना। इसकी बात करें तो इसमें आपकी जो सीड रेट बीज दर होती है 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। और बात करें बच्चों पर हेक्टेयर की तो 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर चाहिए होती है ना। सीड रेट प्रति हेक्टेयर पूछे तो अलग होता है आपका, और आपका पर मीटर पूछे तो अलग होता है ना। नर्सरी एरिया कितना चाहिए होता है डेपोग विधि में? आपका 25 से 30 मीटर स्क्वायर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो भैया 12 से 14 दिन में, डे आफ्टर सोइंग आपका बुआई के लिए नर्सरी तैयार हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेपोग विधि के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन, मोस्ट क्रॉप प्लांट एक्सेप्ट पैडी एंड सुगरकेन ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, प्रारंभिक अवस्था में धान और गन्ने को छोड़कर अधिकांश फसल पौधे नाइट्रोजन या N2 को निम्न में अवशोषित करते हैं। N2 के रूप में, NH4+ के रूप में, NO3 के रूप में, माइनस के रूप में, N2O के रूप में। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका धान हो गया, आलू हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये फसलें ज्यादातर जो नाइट्रोजन लेती हैं ये अमोनिया के रूप में लेती हैं, NH4+ के रूप में। लेकिन अधिकांश फसलें जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेती हैं बच्चों? NO3- नाइट्रेट के रूप में अब्जॉर्ब करते हैं। किसके रूप में बच्चों? नाइट्रेट के रूप में। केवल आपका जूट, धान, गन्ना, आलू ये अमोनिया के रूप में क्या लेते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हु इज कंसाइडर्ड एज द फादर ऑफ द फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट? फील्ड प्लॉट प्रयोगों का जनक किसे माना जाता है? JB लॉज, JB लीबिग, JB वॉशिंगगोल्ड या JH गिलबर्ट? किसे कहा जाता है? फील्ड प्लॉट प्रयोगों का जनक किसे माना जाता है? तो बच्चों वो हैं आपके JB वॉशिंगगोल्ड, ठीक। अब आगे देखो कुछ साइंटिस्ट दिए गए हैं, उनकी उपलब्धियां हैं। जैसे एग्रोनॉमी के जनक पीटर डिक्रेसेन जी हैं, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के जनक कोपेन हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक DN वालिया हैं, एग्रो केमिस्ट्री के जस्टिन बॉन लीबिग हैं, एंटीबायोटिक्स के जनक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स हैं, ATP साइकिल किसने खोजा? लिपमैन ने खोजा, बायोलॉजी के जनक अरिस्टोटल, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, बैक्टीरियोलॉजी के जनक AB ल्यूवेनहॉक, बायोकेमिस्ट्री के जनक जस्टिन बॉन लीबिग, क्रॉप रोटेशन के जनक नॉरफॉर्क 1730, साइटोलॉजी के जनक रिवर्ट हुक, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसने दिया? कॉल कोरेंस ने दिया था।
कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया एफ निकोलसन ने दिया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक एलेक जेफरी ने दिया था, एलेक जेफरी ने। तो ये प्रमुख साइंटिस्ट हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च इज लोकेटेड इन। रेपसीड और सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? नवगांव, अलवर, सेवर, भरतपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश या नई दिल्ली। तो बच्चों ये तो सबको पता है कि भैया आपका रेपसीड और सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर है बच्चों? ये सेवर भरतपुर में। कहां पर? सेवर भरतपुर। अगला क्वेश्चन है क्रेजी चिक डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्रेजी चिक रोग किस में होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। ये मुर्गियों के चूजों में होता है ना, मुर्गियों में होता है ना। क्रेजी चिक रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ई, किसकी कमी से होता है बच्चों क्रेजी चिक डिजीज? बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों जो क्रेजी चिक डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेंस ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड एज अ। आपके गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? स्पाइक, या फिर कहें टेसल, या पेनिकल, या एरो। तो बच्चों बताइए जल्दी से, स्पाइक किसके? व्हीट, है ना। टेसल किसका? मेज, मक्का, है ना। पेनिकल किसका? राइस, है ना। और एरो किसका? शुगर कैन, गन्ना, है ना। तो शुगर कैन के फूल को हम कहते हैं एरो, और शुगर कैन में फूल का आना एरोइंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एरोइंग कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? एरो। आगे कुछ पुष्पक्रम दिए हुए हैं, जैसे ईयर किसका कहते हैं? पल्म मिलेट, बाजरा। रिसेम ग्राउंडनट, मूंगफली। मस्टर्ड सरसों, कैस्टर अरंडी, सनहेम सनई, टोबैको तंबाकू। एक्जिलरी सेम किसे कहते हैं? पल्सेस में। ब्लैक ग्राम उर्द, चिकपी चना, ग्रीन ग्राम मूंग, पी मटर, पिजन पी, अरहर, मोथबीन, मोथा, लेंटिल, मसूर, सोयाबीन। ठीक है। साइमोज किसमें कहा जाता है? सिसमम तिल, लिंसीड अलसी, जूट और पटेटो आलू में क्या कहा जाता है? साइमोज। एक्जिलरी किसमें कहते हैं? कपास में। एरो गन्ना में। कैपिटुलम सनफ्लावर और नाइजर में, सूरजमुखी और नाइजर में। हेड आपका सोरघम और सनफ्लावर में। पेनिकल धान, पोर्सो मिलेट में। और आपका स्पाइक किसमें? गेहूं और जौ में। आपका जो पुष्पक्रम या फूल का प्रकार होता है वो स्पाइक होता है। क्लियर इतना? इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। 2 अक्टूबर को आपका टेस्ट है स्कॉलरशिप, जिसमें आपको मिलने वाली 100% स्कॉलरशिप, फुल कोर्स। पहला प्राइस आपका है फुल कोर्स प्लस प्रिंटेड नोट्स, जो कि आपके घर पर भेजा के दिए जाएंगे। तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा जो है स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 2 अक्टूबर को शाम 6 बजे। तो तैयार रहिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और बढ़िया से एनरोल कर लीजिए विजन एग्री एकेडमी पर। ठीक है। और साथ में साथ संपूर्ण कृषि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला ब्रह्मास्त्र बैच भी हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 15,000 प्लस एग्रीकल्चर एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश में, और साथ में साथ फुल सॉल्यूशन के साथ, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। एलटी ग्रेड, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए भी 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1,399 में। एक कूपन कोड भी है। और यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम, जिसमें कवर होने वाला है यूपी एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, यूपी पीएससी एसटीए, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, वो भी आपका 1,399 का 2 ईयर वैलिडिटी है। कृषि प्राविधिक सहायक 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, इसकी भी 2 साल की वैलिडिटी है। गन्ना पर्यवेक्षक ये भी आपका स्टार्ट होने जा रहा है। सारे कोर्सेज की जो वैलिडिटी है ना बच्चों, वो है 2 साल, 2 ईयर्स, ये स्पेशल है। और साथ में साथ 2 अक्टूबर तक एक ऑफर भी है, नवरात्रि। ये आपका क्या है बच्चों? कूपन कोड है ना। कूपन कोड क्या है बच्चों? कूपन कोड। इसको आपको हमारी ऐप पर लगाना है, आपको 50% सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है, कितना मिलेगा 50% सीधा सीधा डिस्काउंट, 50% ऑफ है सभी कोर्सेज पे। जो 1,999 के हैं वो मिलने वाले हैं आपको मात्र 999 में। सभी कोर्स पे 50% डिस्काउंट है। नीचे आपको एप्लीकेशन व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी जाइए और अपना कोर्स में एनरोल कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं शाम को कल 9 बजे आपके शिक्षक सीरीज में। थैंक यू दोस्तों। सफल नहीं रही यार।